नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हैं, पहुंचते हैं, तो हिंदी में आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है या हिंदी है, केवल हिंदी है, हिंदी साहित्य, हिंदी कोई भी सब्जेक्ट आपका है, वही बात होती, चाहे हिंदी साहित्य को, चाहे उसी को हिंदी को, उसमें आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं इसको लेकर के कि गुरुजी हिंदी गद्य क्या है। तो हिंदी गद्य जो है हिंदी में ही पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपने प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में आप हिंदी गद्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी गद्य का सिलेबस वगैरह मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और चैप्टर वाइज कई क्लासेस भी डिस्कस करी हैं। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में 2025 में ऐसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि आपकी परीक्षा में एक प्रकार से पूछी जा सकती है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि अति लघुत्तरीय फॉर्म में, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस को इसमें मैंने रखा है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे ही 2-3 वीडियोस और मैं दे दूंगा और उसके बाद में और आपको कुछ कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी में इतना ही आपका पर्याप्त हो जाएगा, इससे बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है। ये मॉडल पेपर है आपका, ठीक है, हिंदी साहित्य का बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, यानी बीए तृतीय सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं जो कि आपकी परीक्षा में या तो पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं या जिनकी अब की बार पूछे जाने की बहुत प्रबल मात्रा में संभावना है। ठीक है, एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, सभी को नमस्ते, प्रणाम। ठीक है, सभी एक प्रकार से आप सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर कैसे आपको लिखना है, सब कुछ आपको बताते हुए, समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप आसानी से वीडियो देख करके पेपर देने जाएंगे, आपको एक प्रकार से बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होगा। प्रश्न संख्या 1 आपसे कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का उल्लेख कीजिए। प्रेमचंद कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। 300 से अधिक कहानियां लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। साथ ही साथ में कलम का सिपाही इनको कहा जाता है। इनके पुत्र हैं अमृत राय, उन्होंने कलम का सिपाही नाम की जीवनी भी लिखी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो कलम का सिपाही किसको कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को, चूंकि इन्होंने अपने कलम के माध्यम से हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से संवारा है और संजोया है। हिंदी साहित्य में कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के जन्म को आधार बना करके आप देखेंगे कि कहानियों में जो युग विभाजन है वो किया गया है कि प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद मतलब पूर्व प्रेमचंद युग की कविता मतलब कहानियाँ। तो इस तरीके से प्रेमचंद जी जो हैं, आप देखते 1916 में इनकी पहली कहानी आती है। 1916 में पहली कहानी आती, कौन सी कहानी? आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, पंच परमेश्वर कहानी। अलगू मियाँ झुम्मन शेख, ठीक है, अलगू खां झुम्मन, मतलब कि झुम्मन मियाँ क्या है, अलगू चौधरी और झुम्मन मियाँ 2 दोस्त होते हैं और मैं एक प्रकार से मौसी होती इसमें एक, ठीक है, और इन्हीं 3 के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। तो इस कहानी में थोड़ा सा आप देखेंगे सपाट कहानी है। तो 1916 में पहली कहानी हिंदी में आई, फिर उसके बाद 1936 में इनकी लास्ट कहानी आती है। ठीक है, कौन सी कहानी? कफन नाम की कहानी आती है। कफन कहानी आप देखते हैं बड़ी फेमस कहानी है। कफन के लिए एक प्रकार से देखते हैं, कफन के पैसे से लोग जा करके, मतलब पिता और पुत्र जो होते हैं वो जा करके क्या करते हैं? दारू पीते हैं और भोजन करते हैं। उसकी बीबी जो है मरी पड़ी है घर पर, लेकिन उसका ख्याल नहीं है। कफन के पैसे गांव वालों ने चंदा लगा के दिए हैं और उस पैसे से जाकर के दारू पीते हैं और करते हैं। तो एक प्रकार से इसमें बड़ी ज़बरदस्त मार्मिक दशा का वर्णन मुंशी प्रेमचंद करते हैं। उधर जब पंच परमेश्वर कहानी की बात है तो यहाँ पर आप देखेंगे पंच परमेश्वर कहानी एक ज़बरदस्त कहानी, शुरुआती दौर की कहानियों में, और कफन तक पहुँचने का जो सफ़र है ये प्रेमचंद युग के नाम से आना था। 1916 से 1936 का दौर प्रेमचंद युग की रूप में जाना जाता है और जो कि बड़ा फेमस रहा। कहानी में एक प्रकार से आप देखते कहानी का जो उत्कर्ष काल रहा है यही काल रहा है। 300 से अधिक कहानियाँ लिखी मुंशी प्रेमचंद जी ने और लगभग 12 से अधिक या बहुत ज़्यादा उपन्यास, दर्जनों से अधिक उपन्यास लिखे, जिसमें गोदान, गबन, करबला, कर्मभूमि, रंगभूमि, तमाम प्रकार के उपन्यास लिखे। तो मुंशी प्रेमचंद का योगदान किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद को बताना पड़े कि हाँ हमने ये योगदान दिया। मुंशी प्रेमचंद दैवीप्यमान नक्षत्र थे हिंदी साहित्य के। मुंशी प्रेमचंद जी के घर भी मैं गया हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि जब वो थे तब मैं गया था, इतना उम्र नहीं हो गई है, क्योंकि बनारस में लमही नाम का एक कस्बा है, पहले गांव हुआ करता था, तालाब वगैरह है, वहीं पर उनके जन्म दिवस पर एक प्रकार से मैं गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से। तो वहाँ पर एक प्रकार से संगोष्ठी वगैरह होती, तो वहाँ पर मैं एक प्रकार से गया था।
वहाँ पर मैंने देखा था उनके घर पे जा करके, उनके घर में, उनके कमरे में कहाँ से बैठ करके लिखते थे। ठीक है, 2 मंजिले का घर बना हुआ है और उसकी फ़ोटो भी मैंने शायद डाली थी यूट्यूब पर या कहीं पर, आप देखेंगे। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है एक प्रकार से, परमेश्वर कहानी, ये बड़ी फेमस कहानी, ये भी आपके पाठ्यक्रम में, और कफन कहानी तो एक प्रकार से बड़ी फेमस कहानी है। तो मुंशी प्रेमचंद को किसी जो है ये परिचय के मोहताज नहीं है। तो हिंदी साहित्य के मतलब हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का उल्लेख एक प्रकार से जितना मैंने बताया, इसी बात से आप लगा सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद का क्या योगदान रहा होगा कहानी में। ठीक है, या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा सकता है एग्जाम में कि हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद का योगदान विषय पर जो है संक्षेप में मतलब विचार व्यक्त कीजिए अपने, कि इनके बारे में क्या आप कह सकते हैं प्रेमचंद जी के बारे में कथा साहित्य के विकास में। अगला प्रश्न है कहानीकार प्रेमचंद के बारे में टिप्पणी करें। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कैसे भी आपसे प्रश्न पूछे, आप आसानी से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी वही सब आपको लिख देना है, और साथ ही साथ में आपको लिखने कैसे है, आइए यहाँ पर आपको एक शैली के रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे लिखना है। देखिए मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य में युगांतकारी यशस्वी कहानीकार है। यशस्वी मतलब कि एक प्रकार से हिंदी कहानियों में जब जब नाम लिया जाएगा तो मुंशी प्रेमचंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। युगांतकारी मतलब कि एक प्रकार से है, यानी इन्हीं के नाम पर युग एक प्रकार से परिवर्तित होते युग का नाम रखा गया। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी में तिलस्मी, जासूसी और काल्पनिक और अतिमानवीय कहानियाँ लिखी जाती थीं। तिलस्मी, जासूसी और काल्पनिक मतलब जादुई कहानियाँ हो गई, कल्पना करके चमत्कार वाली कहानियाँ, जादू टोना टटका, ठीक है, या रहस्यमयी कहानियाँ लिखी जा रही थी। इस तरीके की कहानियों का बोलबाला रहा था मुंशी प्रेमचंद के पहले। ठीक है, लेकिन जब प्रेमचंद आए तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में मानव जीवन को केंद्र में केंद्र बनाया। और वहीं चाहे आप पंच परमेश्वर कहानी देखेंगे, चाहे पूस की रात कहानी देखेंगे, चाहे आप एक प्रकार से कफन कहानी देखेंगे, या जो भी कहानी प्रेमचंद जी की है उस कहानी को आप देखेंगे तो एक प्रकार से वहाँ पर आप देखेंगे कि मानव जीवन को उन्होंने केंद्र में रख करके मानव की एक प्रकार से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, उनकी कहानियाँ आदर्श उन्मुख यथार्थवाद पर आधारित है, यानी कि वो आदर्शवादी शैली का प्रयोग करके यथार्थवाद यानी जो सत्यता चीज़ें हैं, जो वास्तविक सत्य है, उसको कहानी के माध्यम से समाज के समक्ष लाने का काम करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों का कथानक समाज को बनाया, यानी कि समाज को आधार बना करके कहानियाँ लिखीं, राजनीति पर कहानियाँ लिखीं और ग्रामीण जीवन पर भी कई कहानियाँ लिखीं। तो इन सभी विविध क्षेत्रों से एक प्रकार से इनके कथानक लिए गए हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ समाज सुधार पर एक प्रकार से आधारित है, राष्ट्रीय भावना की परिचायक है, साथ ही साथ हरिजन का उद्धार पर एक प्रकार से उससे भी अनुप्रेरित है। यानी हरिजन उद्धार यानी जो छुआछूत या एक प्रकार से जो तमाम प्रकार के आप जातीय भावना होती है उन सभी को ख़त्म करने का काम करती हैं। इसमें खास करके किसानों की दीनहीन दशा, आप एक इनका जो उपन्यास है गोदान नाम का उपन्यास, उसमें आप देखें किसानों की जो त्रासदी है उसका वर्णन एक प्रकार से यहाँ पर किया गया। सामंतवादी व्यवस्था किस तरीके से हावी होती है और किस तरीके से गरीब व्यक्ति जो होता है वह नीचे दब करके रह जाता है, उसकी सिचुएशन के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। किसानों की दीन दशा, सामाजिक बंधनों से छटपटाती नारी की पीड़ा, इसके अलावा वर्ण व्यवस्था के भीतर पीड़ित हरिजनों की वेदना का मार्मिक चित्रण है, यानी कि जो दबे हुए, जो सताए हुए, जो एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में जिनका आदर सम्मान नहीं होता है, उन पर भी इन्होंने कहानियाँ लिखने का काम किया और उसके माध्यम से इन्होंने एक प्रकार समाज को एक नई दिशा और एक नए विचार दिए। प्रेमचंद अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में से हैं जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। यानी इन्होंने एक प्रकार से अपने युग के तमाम सिद्ध कलाकारों में से एक थे जिन्होंने हिंदी को नए युग की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम से मतलब कि एक नई प्रकार की विचारधारा, नए प्रकार के समाज की कल्पना, एक में ऐसा समाज जिसमें सब बराबर हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई व्यवस्था सामंतवादी ना हो, कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, जातीय स्तर पर चाहे लिंग समाज स्तर पर कोई भेदभाव की बात नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी कहानियाँ यथार्थ के सन्निकट है, यानी उनकी कहानियाँ जो है समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती हैं और इस तरीके से हिंदी कहानियों में एक प्रकार से प्रेमचंद का योगदान जो है बहुत ही दैवीप्यमान है, बहुत ही अच्छा रहा है। प्रेमचंद ने अपने युग के कहानीकारों, खास करके इनके युग में और सारे कहानीकार थे जो इनके समय में लिख रहे थे, जैसे चतुर्सेन शास्त्री जी हो गए, राय कृष्णदास जी हो गए, चंडी प्रसाद हृदयेश, वाचस्पति पाठक जी, इन सभी को विशेष रूप से प्रभावित किया। यानी कि चतुर्सेन शास्त्री या राय कृष्णदास हो, चाहे चंडी प्रसाद हृदयेश हो, चाहे वाचस्पति पाठक हो, इन सभी लोगों ने प्रेमचंद से बहुत कुछ सीखा और प्रेमचंद से सीखते हुए उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी कहानियों का विषय भी प्रेमचंद के विषय से एक प्रकार से मिलाते हुए आगे बढ़ाया।
प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रेमचंद की किन्हीं 4-5 कहानियों के नाम लिखें। तो प्रेमचंद की कई कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की कहानियों में पंच परमेश्वर कहानी, पहली कहानी मैंने बताया था, अलगुमिया, झुम्मन चौधरी, ये सब हैं खाला। इसके अलावा मंत्र कहानी, कफन कहानी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह। ईदगाह जो चिमटा वगैरह वाली कहानी है, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि चिमटा, एक बच्चा होता है वो मेला देखने जाता है, तो उसकी माँ जो है जब रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है, चूँकि चिमटा है नहीं, तो हाथों से पकड़ कर रोटी उतारती है, तावे से उनका हाथ जल जाता है। उस बच्चे को 10-12 रुपये जो कुछ भी मिलते हैं, वो बच्चा जाता है मार्केट में, मतलब मेला देखने, और वो मेले में एक प्रकार से मेले की वस्तुएं, गुब्बारा और ये सब ना खरीद करके, जलेबी ना खा करके, वो एक प्रकार से अपनी जिह्वा पर लगाम लगा करके वो सोचता है कि हमारी माता का हाथ जल रहा है तो हम चिमटा खरीद लें, और चिमटा खरीद करके बाजार से लाता है और अपनी खाला मतलब अपनी माता को देता है। उसकी माता जो होती बड़ी खुश होती है। ईदगाह का मेला लगा हुआ होता है। तो ये कहानी एक प्रकार से प्रेमचंद ने लिखी। प्रेमचंद जितने एक प्रकार से हिंदी के कवि हैं उतने ही उर्दू के भी कवि हैं, यानी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी दोनों में रचनाएं लिखा करते थे। उनकी कहानियाँ प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, सप्त सुमन, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रसून आदि में संकलित हैं। ये सब कहानियाँ संग्रह से, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह कई सारी कहानियों की एक पुस्तक है। ऐसे प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, सप्त सुमन, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रसून, ये सब कहानियों के संग्रह हैं। कई सारी कहानियाँ इसमें मिला करके एक पुस्तक बनाई गई है। ठीक है, उनकी सभी कहानियों का संग्रह जो है एक बड़ी पुस्तक है, जिसमें इनकी सारी कहानियाँ जो जो भी इन्होंने लिखी हैं अपने जीवन काल में, वो सारी कहानियाँ मानसरोवर नाम की एक पुस्तक है। उस पुस्तक में एक प्रकार से प्रकाशित है। यह पुस्तक 8 भागों में एक प्रकार से बटी हुई है, यानी 8 भागों में इस पुस्तक प्रकाशित है, जिसमें इनकी अलग अलग विशेषताओं को लेकर के जो कहानियाँ लिखी गई, उनकी पुस्तक में 8 मानसरोवर के जो पार्ट हैं उसमें सारी कहानियाँ, इनकी जितनी भी कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी उतनी कहानियाँ आ जाती हैं। तो ये प्रेमचंद का योगदान हिंदी साहित्य में रहा। प्रेमचंद की कहानियों के नाम, प्रेमचंद की कहानी संग्रहों के नाम, प्रेमचंद के एक प्रकार से बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो प्रेमचंद जी से लेकर के जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से उसको लिख पाएंगे, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया, लघु उत्तरीय में ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। चलें, प्रश्न है हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के योगदान की चर्चा कीजिए, बताएं। हिंदी कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, माने जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक स्तंभ कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद, तो इनके बारे में बताएं। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो हिंदी कहानी के क्षेत्र में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। बेसिकली ऐतिहासिक कहानी लिखने में सबसे ज़्यादा माहिर व्यक्ति माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ऐतिहासिक नाटक लिखने की बात हो या ऐतिहासिक उपन्यासों की बात हो, उपन्यास, नाटक, और एक नाटक खास करके ऐतिहासिक नाटक जो किसी ने लिखा है तो इन्होंने लिखा है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखा है। ऐतिहासिक तथ्यों को भी ध्यान में रख करके लिखा है, ऐसा नहीं केवल कल्पना का सामंजस्य करके लिख दिया है, नहीं, इतिहास का भी ध्यान रखा है। तो आधुनिक कहानी लेखकों में प्रसाद जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनकी कहानियाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी इनकी कहानियाँ जो है सांस्कृतिक, यानी संस्कृति को या तो कहानी इनकी बढ़ावा देती हैं, या फिर ऐतिहासिकता, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको एक प्रकार से इतिहासकार लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पाए, उनको इन्होंने एक प्रकार से जो है लिखने का काम किया। कवि होने के कारण कहानियों में काव्यत्व की प्रधानता इनके देखने को मिलती है, यानी कहानियों में, नाटकों में इनके गीत भी मिलेंगे आपको, और काव्य के तत्व भी आपको दिखाई पड़ेंगे इनकी कहानियों में। आकाशदीप कहानी हुई, ठीक है, और तमाम कहानियाँ इनकी जयशंकर प्रसाद की हैं। नाटककार होने के कारण से उनमें नाटकीयता भी प्रचुर मात्रा में है, यानी कि जयशंकर प्रसाद एक बहुत बड़े नाटककार थे, ऐतिहासिक नाटककार थे, इसलिए इनकी कहानियों में नाटक के भी तत्व आपको मिलेंगे। और चूंकि एक कवि भी थे, कामानी जैसे महाकाव्य को लिखने वाले व्यक्ति हैं ये, ठीक है, आंसू जैसे शोकगीत को लिखा, तो कहीं ना कहीं पे इनके अंदर काव्य के तत्व भी इनकी कहानियों में आपको दिखेंगे। और चूंकि नाटककार थे इस वजह से इनकी कहानियों में नाटक के भी तत्व आपको दिखेंगे, नाटकीयता भी दिखेगी। वास्तविकता यह है कि अपनी कहानियों में वे अपना कवि और नाटककार रूप नहीं छोड़ सके। उनकी मतलब चूँकि प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे कि जब कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ तो चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे मुँह से कभी कभी श्लोक भी निकल जाते, कभी कभी रामायण महाभारत की कथाएं भी निकल जाती हैं, और जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, तो ऐसे में एक प्रकार से जो चीज़ें उसकी शुरुआत से चीज़ें जिसमें बंधा है व्यक्ति, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पे उसके जीवन पर पड़ता है या उसके अगले जीवन पर। नाटककार चूँकि कवि रहे हैं ये, तो इनका कवित्व का और नाटकत्व का प्रभाव एक प्रकार से इनकी कहानियों में भी देखने को मिला है।
उनकी कहानियाँ, जैसे कि इनकी कहानी है प्रतिध्वनि कहानी, आकाशदीप कहानी, आंधी, इंद्रजाल, छाया, ये सब एक प्रकार से संग्रह में संकलित हैं। ये सब इनकी कहानियाँ जो हैं, जैसे प्रतिध्वनि कहानी संग्रह है, आकाशदीप कहानी संग्रह है, आंधी, इंद्रजाल, छाया, ये सब कहानी संग्रह हैं। इनमें जितनी भी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं सारी कहानियाँ संकलित हैं। प्रसाद जी की अधिकतर कहानियों में मानव हृदय का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। प्रसाद जी की कहानियाँ प्रायः भाव प्रधान और कल्पना प्रधान है, यानी इनकी कहानियों में एक प्रकार से इमोशंस एक प्रकार से होते हैं और साथ ही साथ कल्पना भी इनकी कहानियों में मिलेगी। उत्सुकता और कौतूहल के द्वारा वे कहानी का सौंदर्य बढ़ा देते हैं, यानी एक प्रकार से इनकी कहानियों में एक प्रकार से थोड़ा सा उत्सुकता भी रहेगी कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि थ्रिलर टाइप की भी कुछ चीज़ें डाल देते हैं। साथ ही साथ में एक प्रकार से कुछ कौतूहल भरी चीज़ें, कुछ प्रकृति का ऐसा सुरम्य में वर्णन कर देते हैं कि मज़ा आ जाता है पढ़ने में। तो प्रसाद की कहानियाँ बेसिकली इस तरीके से लिखी गई। तो प्रसाद का कहानी में ये योगदान रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेसिकली प्रसाद जी कहानीकार के रूप में नहीं बल्कि ये एक नाटककार के रूप में और एक काव्यकार के रूप में बड़े फेमस हुए हैं। ठीक है, कहानी और उपन्यासों में इनको उतना ज़्यादा एक प्रकार से प्रसिद्धि ना मिल सकी, लेकिन नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद को बहुत उपलब्धि मिली है। साथ ही साथ में ऐतिहासिक नाटकों की जब बात करते हैं हम, तो या तो वृंदावन लाल वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद, इन दो नामों के अलावा तीसरा नाम आपको ध्यान में नहीं आता है। वृंदावन लाल वर्मा जो है मतलब कि एक प्रकार से बड़े बड़े विद्वान आदमी थे। झांसी की रानी जैसे उपन्यास को लिखा, ऐसे चीज़ों को लिखते हैं जो इतिहासकार नहीं लिख पाए, उन चीज़ों को ऐसे डाटा को जाकर के रिसर्च करते थे वृंदावन लाल वर्मा, ऐसे ही जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, चले प्रश्न अगला आ चुका है भैया, आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी नाटक के विकास में बाबू जयशंकर प्रसाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अथवा प्रश्न आपसे दूसरे तरीके से बन सकता है कि हिंदी नाटक को जयशंकर प्रसाद की क्या देन रही है, हिंदी नाटकों को जयशंकर प्रसाद ने क्या दिया, प्रश्न बन सकता है आपसे। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद रहे हैं। छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद चूँकि हिंदी काव्य का एक अंग है। ठीक है, 1920 से लेकर के 1936 का जो समय काल है वो छायावाद के नाम से हिंदी काव्य में जाना जाता है। और उसके पुरोधा कवि रहे, उसके ब्रह्मा कवि रहे, उसके सृजनकर्ता रहे हैं जयशंकर प्रसाद। काव्य के साथ साथ उन्होंने नाटक भी लिखी, एकांकियाँ भी लिखी और तमाम सारी चीज़ें लिखी हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद ने काव्य के क्षेत्र में जिस प्रकार क्रांति उपस्थित की, उसी प्रकार नाटक के क्षेत्र में भी प्रसाद जी ने नाटकों के स्वरूप को नवीनता प्रदान करी। पाश्चात्य तथा भारतीय नाट्य कलाओं का समन्वय करके, यानी कि जो पश्चिमी देश में जो नाटक लिखे जा रहे थे अलग अलग साहित्य में, उन नाटकों को भी एक प्रकार से उन नाटकों की विशेषताओं को, और भारतीय नाट्य कला जो संस्कृत परंपरा से आई, उनको दोनों को मिला करके, दोनों का समन्वय करके प्रसाद जी ने एक नवीन शैली को जन्म दिया और उच्च कोटि के ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना इन्होंने कर दी। आप देखेंगे प्रसाद जी के नाटक जो है रंगमंचता की दृष्टि से कहे जाते हैं कि उतने इफेक्टिव नहीं हैं, उतने प्रभावकारी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इतिहास के दृष्टिकोण या ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बड़े इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बड़े इंपॉर्टेंट है। बस केवल इसका मंचन नहीं कह सकते, युद्ध वगैरह जो इन्होंने बताए हैं वह युद्ध मंच पर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले के जो नाटक होते थे वो क्यों लिखे जाते थे, उसका मंचन होता था नाटकों का, गली पर, नुक्कड़ पर, चौराहे पर एक मंच सजता था, मंच पर पर्दा लगता था, पर्दे के पीछे कुछ लोग सजते थे और वो नाटक होता था। जैसे आजकल उत्तर प्रदेश में आप नौटंकी देखते होंगे, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो नौटंकी में जो नाचती वगैरह है वो तो अब नई नई चीज़ें आई हैं, लेकिन पहले नौटंकी के स्थान पर नाटक हुआ करते थे, नुक्कड़ नाटक वगैरह होते थे। नौटंकी तो नृत्य हो गया, लेकिन नाटक जो होते थे उसमें लोग पाठ बांधते थे। उसमें क्या होता था, कोई राजा बन गया, कोई ये बन गया, कोई कहानी का पूरा पात्र बन जाते थे, डायलॉग बोलते थे, मैक वगैरह लगा करके, और वैसे भी बोलते थे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं रामलीला वगैरह होता है तो वैसे ही एक प्रकार से नाटक हुआ करते थे। तो वो नाटक जो लिखते थे लोग, यही कवि मतलब लेखक लोग, यही नाटक का मंचन किया जाता था। जिसमें जयशंकर प्रसाद के जो नाटक लिखे गए उनका मंचन एक प्रकार से वो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इनके नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं और ऐतिहासिक नाटक में एक प्रकार से लड़ाई भिड़ाई, घोड़ा हाथी, ये सब कहाँ पर आप ला करके मंच पर उतने ज़्यादा एक प्रकार से कर नहीं पाएंगे, इस वजह से कभी कभी दिक्कत होती थी। ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना की। प्रसाद के नाटकों में संघर्ष की प्रधानता रही है, क्योंकि इनके जीवन में वैसे छायावाद के जितने भी कवि रहे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे, निराला की बात करेंगे, महादेवी वर्मा की बात करेंगे या सुमित्रानंद पंत की बात करेंगे, ये सब एक प्रकार से मतलब कि विरह के मतलब विरहात्मक या थोड़ा सा इनके जीवन में संघर्ष चलता रहा। निराला कहते हैं दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तक नहीं कही। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जो है
जो है इस करुणा कलित हृदय में बिकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, ठीक है, आंसू में। ऐसे ही जो है क्या नाम है, जैसे मतलब कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली क्रंदनों में चिर निस्पंद बसा नयनों में दीपक से जलती पलकों पर निर्झड़ी मछली। ऐसे ही निराला मतलब वो कहते हैं क्या नाम है जो है क्या नाम है उनका, क्या नाम है भाई, पर मतलब कि पंत जी कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कपि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी कविता ऐसे नहीं निकल जाती है, जब दिल टूटता है तब कविता निकलती है, जब दर्द होता है हृदय में तब कविता निकलती है। कविता या कहानीकार ऐसे नहीं कहानी या कविता लिख देता है, या कविता बेसिकली एक प्रकार से आह से उपजा होगा गान। उफ, तो ये है। तो कहीं ना कहीं पे छायावाद जो रहा है इसमें बड़ी दुख मार्मिक चीज़ें रही हैं, और छायावाद के कवियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है विद्वानों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, कि ये कवि जो रहे हैं या ये लेखक जो रहे कहीं ना कहीं पे अपने भावनाओं के माध्यम से, अपने जीवन की स्थिति के माध्यम से दूसरे की जीवन की स्थिति को बताने का एक प्रकार से प्रयास करते हैं, यानी कि अपनी समस्याओं के माध्यम से समाज की समस्याओं को सामने रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें उनके नाटकों में संघर्ष की प्रधानता, शैली की नवीनता और मनोवैज्ञानिक चित्रण तो आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ अभिनय की दृष्टि से भी ये उच्च कोटि के नाटक हैं, लेकिन रंगमंचीयता पर या मंचन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है। पाश्चात्य नाटकों के प्रभाव से उन्होंने अपने नाटक में युद्ध, हत्या, मरण आदि के दृश्य वर्णित किए हैं, और चूंकि युद्ध वगैरह और हत्या वगैरह जो होती कभी कभी एक प्रकार से ये उतनी इफेक्टिव नहीं दिखती है मंचितता की दृष्टि से, बट जो है पाश्चात्य कला की दृष्टि से ये चीज़ें आई, और जो कि एक प्रकार से प्रसाद जी को एक नए तरीके के नाटककार के रूप में सामने लाती, जिनका भारतीय नाट्यकला में निषेध था। यानी आप देखते हैं भारतीय नाट्यकला कैसी थी, भारतीय नाट्यकला सुखांत है, यानी कि इसके लास्ट में सुख होता है, सब राजपाट करते हैं और सभी खुशी खुशी रहते हैं, यानी कि एक प्रकार से हैप्पी एंडिंग होती है। आप भारतीय मूवीज़ को देखेंगे तो भारत में जो मूवी भी बनती है वो भी हैप्पी एंडिंग ही बनती है, यानी कि लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, आपस में प्रेम हो जाता है, गुंडे को मार देते हैं और उसके बाद में फिर अपना एंजॉय करते हैं, तो वो हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन जो पाश्चात्य नाटक है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक प्रकार से कुछ पता ही नहीं होता हीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, जबकि इंडिया में पता है कि भाई हीरो जो है कहीं ना कहीं से आएगा, हीरोइन को बचाएगा, वो चाहे उड़ करके आए चाहे हेलीकॉप्टर से कूदे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने क्या किया, युद्ध, हत्या और मरण, जो कि भारतीय नाट्यकला में निषेध था, इन चीज़ों का एक प्रकार से वर्णन नहीं होता था, क्योंकि मंच पर ऐसे चीज़ें करना उचित नहीं मानते थे। लेकिन ऐसे में हिंदी के नाटककार जयशंकर प्रसाद ने इन चीज़ों को अपने नाटक में शामिल किया, और प्रसाद जी ने अपने नाटकों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता और जागरण का संदेश भी दिया। हरे कृष्ण प्रेमी, जयशंकर भट्ट, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, इसके अलावा आप देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी हो गए, ये सब एक प्रकार से सेठ गोविंद दास जी हो गए, ये सब इस काल के प्रसिद्ध नाटककार हैं, जयशंकर प्रसाद के समय के बड़े नाटककार हैं। हरि कृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, सेठ गोविंद दास जी, ये सब इस काल के प्रसिद्ध नाटककार हैं। इस प्रकार हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि प्रसाद जी का युग जो है हिंदी नाटक के विकास का स्वर्ण युग था। प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है बेसिकली। प्रसाद युग में नाटक, चूंकि नाटकों की बात करते हैं तो प्रसाद जी को केंद्र में रख करके नाटकों की बात करते हैं, चूंकि नाटक में प्रसाद जी का बड़ा योगदान रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद में अगर नाटककार कोई ज़बरदस्त हुआ है तो यही हुई है जयशंकर प्रसाद। तो इस वजह से जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रख करके नाटकों का सृजन होता है। प्रसाद युग एक प्रकार से नाटकों के आधार पर बांट दिया गया। जैसे हिंदी काव्य में तो जयशंकर प्रसाद का छायावाद है ही, लेकिन छायावाद के साथ साथ प्रसाद ने जो नाटक लिखे हैं उस नाटकों की इतनी ज़्यादा एक प्रकार से विशेषता रही है कि उनके नाटकों के आधार पर एक युग बन गया प्रसाद युग के नाम से। ठीक है, तो इस युग प्रसाद युग के नाटककारों में गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, ये सब शामिल, उदय शंकर भट्ट, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी, ये सब बड़े विद्वान आदमी हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, कोर्स मतलब कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी, सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, हिंदी की भी पीडीएफ प्राप्त करनी, कुछ चैप्टर वाइज पीडीएफ, और साथ ही साथ में जैसे एक क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आसानी से आप घर पर बैठकर पढ़िए। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो यानी बड़ी विधिवत तैयारी आपकी हो रही है। SMS करेंगे 91 61 93 60 62 पर, और इस पर जैसे ही SMS करेंगे आपको एक प्रकार से बता दूं कि आपको SMS क्या करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम
और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। और ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं सभी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, उसमें PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स जो प्रीवियस मतलब जो हो चुके हैं वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज क्लासेस भी, और इसके साथ ही साथ आपको तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और मात्र इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 100 रुपीज़ रखी गई है। केवल 100 रुपये में आप ये सारी चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट का कोर्स नहीं, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट आपके हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा, उसकी भी तैयारी आपको यहाँ पर करवा दी जाएगी। और एक आपका होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर कोर्स। ठीक है, को करिकुलर कोर्स में आपको क्या पढ़ना है, BA थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स में आपको पढ़ना है भैया ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में। तो इन सभी की तैयारी आपकी, चाहे परीक्षा आपकी कैसी हो रही है, लिखित यानी कि आती लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी टाइप की हो रही तो भी, और आपकी परीक्षा चाहे MCQs बेस्ड हो रही तो भी, उन सभी की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। बेसिकली को करिकुलर की परीक्षाएं जो होती हैं वो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होती हैं, MCQs टाइप की होती है। तो इसकी भी तैयारी आपकी विधिवत तरीके से करवाई जा रही है। तो उसको लेकर के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें क्लियर करवाई जा रही हैं। तो आप सभी लोग एक प्रकार से ज्वाइन हो जाएं। आपको 100 रुपये कैसे भेजने हैं आपके पास, जैसे SMS करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में एक प्रकार से आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी करवा सकते हो, यानी कि आप गूगल पे, फ़ोनपे, जो कुछ भी चला मतलब कि कहीं से भी जा करके दूसरे व्यक्ति से करवा सकते हैं। अपने एक प्रकार से किसी हित मित्र से कह सकते हैं, किसी दुकान से जा करके करवा सकते हैं। ठीक है, तो भी आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। क्लियर। इसके साथ ही साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका DDU यूनिवर्सिटी है ऑब्जेक्टिव वाला, उसके लिए भी तैयारी होती है। सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, उसके लिए भी तैयारी होती है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गई। इन सभी की तैयारी। इसके अलावा आपका MJPRU हो गया। MJPRU के अलावा आपका जैसे कि MSU मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया। महाराजा सुहेल देव स्टेट मतलब इस यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपके और कई विश्वविद्यालय, जैसे कि आपका और भी कई विश्वविद्यालय, जैसे ये सब हो गए। तो ये एक मतलब ये और कई विश्वविद्यालय आपके में ध्यान नहीं आ पा रहा है, जैसे कि आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय CCSU हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है और कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। CCSU मतलब कि आपका CSJMU यानी कि कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गई। ऐसे ही और कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आपका BU झांसी हो गई। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, BU झांसी हो गई। ठीक है, बिहार के कई विश्वविद्यालय हो गए। ठीक है, हिंदी गद्य अगर आपको पढ़ना तो वो मतलब कि UK के यानी जहाँ जहाँ पर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होती है उन सभी का सिलेबस यही है और सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। तो आपको एक प्रकार से जुड़ जाना है और सारी चीज़ों की तैयारी विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई जो है यूनिवर्सिटी, जैसे कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, इसकी भी तैयारी होती है। महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी हो गई, आजमगढ़ विश्वविद्यालय। ऐसे जितने भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के या बिहार के या राजस्थान के या उत्तराखंड के, ठीक है, झारखंड के, जो भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हो रही हैं, ठीक है, उन सभी का सिलेबस यही है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, इन सभी की तैयारी एक प्रकार से विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी। तो आप सभी लोग एक प्रकार से अगर इस यूनिवर्सिटी से हैं या ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जो कि एक प्रकार से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी गद्य आपको जो शामिल है। तो आपको यही चीज़ें पढ़नी है और मैं बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझा रहा हूं। तो आप फटाफट से SMS कर दीजिएगा 91 61 93 60 62 पर और कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। बाकी आपके पास पर्सनली PDF भी सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसी व्यवस्था आपके लिए कर दी जाएगी। तो आप फटाफट से SMS करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मतलब कि आगे हम बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं आपको समझा रहा था। चले, समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, यात्रा वृत्तांत का आशय स्पष्ट करते हुए यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं बताएं। देखिए यात्रा वृत्तांत वह रचना होती है जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ और कलात्मक वर्णन करता है, यानी कि जो चीज़ें वो देखता सुनता है यात्रा के दौरान उन चीज़ों को साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए साहित्यिक चीज़ों को उसमें शामिल करके, ताकि रोचक लगे, चीज़ें इफेक्टिव लगे, प्रभावकारी लगे, लोग उसको पढ़ने में रुचि दिखाएं, और उस तरीके की वो लिखता है। ठीक है, उसे ही यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य में यह एक नई विधा है जो कि पाश्चात्य साहित्य से ली गई है। ठीक है, यानी पाश्चात्य मतलब कि पश्चिम के देशों में जो साहित्य चलते हैं अंग्रेजी वगैरह, उन साहित्य से हम लोगों ने अपनाया है। साहित्य की प्रत्येक विधा की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं और उन्हें एक विशेष पहचान देती हैं। यात्रा वृत्तांत में स्थान और तथ्यों के साथ साथ आत्मीयता, व्यक्तिकता, कल्पनाशीलता और रोचकता का विशेष महत्व होता है। जब कभी एक प्रकार से जिस स्थान पर गया उस स्थान के बारे में तो बताएगा ही, और उस स्थान से रिलेटेड जो तथ्य होगा, तथ्य माने फैक्ट, जो जानकारी होगी वो तो बताएगा ही। इसके साथ साथ वो एक प्रकार से उसमें अब आत्मीयता की व्यक्तिकता, आत्मीयता, कल्पनाशीलता और रोचकता, ये सब साहित्यिक शैलियाँ हैं। इन सभी साहित्यिक शैलियों का प्रयोग करते हुए जब वो अपने यात्रा का वर्णन करेगा तब एक प्रकार से लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्थानीयता क्या होती है इसको समझते हैं, यानी कि जो यात्रा वृत्तांत की जो है विशेषताएं हैं। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत से आशय स्पष्ट कीजिए, यात्रा वृत्तांत क्या है या यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं बताएं। तो यात्रा वृत्तांत की विशेषताओं में मतलब कि तथ्यात्मकता क्या होती समझते हैं। पहली विशेषता तथ्यात्मकता, यात्रा वृत्तांत में लेखक की कोशिका, मतलब यात्रा वृत्तांत में लेखक की कोशिका होती है तथ्यात्मकता। कोशिका मतलब होती है, कोशिका क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जिस तरीके से शरीर बनता है कोशिकाओं के मिलने से, इस तरीके से विभिन्न जब एक प्रकार से तमाम तथ्य मिलते हैं तब एक जा करके क्या बनता है, यात्रा वृत्तांत बनता है। क्लियर। तो यात्रा के दौरान उसने जो कुछ देखा है लेखक ने, उससे संबंधित जो जानकारी होती, तथ्य होता, फैक्ट होता, उसका विवेचन कर दे, लेकिन ऐसा करते समय वह कथा साहित्य की सहज सरल भाषा शैली को अपनाता है। यानी कि कथाकार जो होता है वो कथात्मक शैली में अगर उन चीज़ों को लिखता है, जिससे क्या होता है कि पाठक जब पढ़ता तो उसकी रुचि बनी रहती है और तालमेल बैठा करके व्यक्ति पढ़ता रहता है। एक लाइन पढ़े, दूसरे लाइन पढ़ने पर उसको मजबूर कर दो। इस तरीके का लेखन कार्य जो होता है बहुत ही प्रभावी होता है और लोग उसको पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। तो पाठक कब पढ़ेगा आपकी रचना को, जब उसमें सरल सहज भाषा का प्रयोग, सरल भाषा का प्रयोग और भाषा शैली आपकी स्पष्ट होगी तब। तो ये तथ्यात्मकता होती है। दूसरी विशेषता होती है यात्रा वृत्तांत की आत्मीयता, यानी कि यात्रा वृत्तांत में आत्मीयता का भाव होना आवश्यक है। यात्रा के दौरान लेखक स्थानों, स्मारकों, दृश्यों आदि से आत्मीय संबंध स्थापित करता है, यानी खुद से वहाँ पर कोरिलेट करके तब वो लिखता है कि हम वहाँ पर गए तो हमारी फीलिंग क्या रही उस चीज़ को देखने के बाद में, ताकि पाठक को पढ़ते समय अपनेपन और सच्चाई की अनुभूति हो सके। जो पढ़ने वाला है उसको भी लगे कि हाँ मैं यहाँ पर गया हूँ, मेरी भी अनुभूति वैसे हो रही है, यानी कि जो पाठक है एक प्रकार से उसी में घुल मिल जाए, उसी में एकदम से लीन हो जाए पढ़ते समय। ठीक है, इसलिए आत्मीयता का होना बहुत जरूरी है। तीसरी विशेषता होती है व्यक्तिकता। यात्रा वृत्तांत में व्यक्तिकता की जरूरत अत्यंत विधाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा महसूस की जाती है। यात्रा में लेखक के व्यक्तित्व की प्रभावशाली छाप मौजूद रहती है। लेखक को वहाँ पर जाकर के कैसा महसूस हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसी वजह से व्यक्तिकता का यहाँ पर एक प्रकार से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगली बात है आपकी विशेषता रोचकता। रोचकता जो होती है यात्रा वृत्तांत का सबसे अनिवार्य गुण यानी कि क्वालिटी होती है। यह पाठक को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। रोचकता मतलब क्या होता है कि भाई अभी इसके आगे क्या हुआ होगा, लेखक कहाँ गया होगा, किस तरीके से, झरना देखा होगा तो झरना देखने के बाद झरने के उस पार क्या था, उसने कहा कि एक झरना था, झरना बह रहा था, उसके पीछे से हवाएं आ रही थी, बड़ी मधुर मधुर मंद मंद एकदम से शीतल मंद बयार आ रही थी। उधर से तब तक एक साड़ी का पल्लू उड़ करके हमारे आंखों पर आके गिरा। तब तक मैं देख रहा हूँ उधर से एक छरहरी बदन से युक्त एक महिला जिसके एक प्रकार से बाल भीगे हुए हैं और वो एक प्रकार से मेरी तरफ चली आ रही है। अब लोगों के मन में लग रहा है कि भाई हाँ कोई महिला होगी, पूरा देख लिया कि पूरा सेट कर लिया कि हाँ ऐसी महिला होगी, इतनी खूबसूरत होगी। वो एक गुलाबी कलर की साड़ी पहने हुए एकदम से, या महरून कलर की साड़ी जो गाना चला है बड़ा फेमस, तो उस कलर की आ रही है। अब पाठक जो पढ़ रहा है उसको लग रहा है अरे बाप रे, अरे वाह भाई, एकदम से मजा आ गया, उसी में उसमें अपने आप को एकदम से समर्पित कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे पाठक को ये लगे जब वो पढ़ रहा हो कोई चीज़, जैसे मूवी आप देखते हैं, मूवी में ऐसी चीज़ें अट्रैक्शन चीज़ें करते हैं कि एक सीन के बाद में कब दूसरी सीन बदल जाती है आपको पता नहीं चलता। आप उसी स्टोरी में आपका दिमाग उसमें खींच लेता है, अट्रैक्शन। तो वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रचना को लिखते समय।
ऐसे ही मैं समझाता हूँ, जब आप रचना लिखें या जब भी आप एक प्रकार से आंसर राइटिंग करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि एग्जामिनर को पढ़ने पर मजबूर कर दें, और जब एग्जामिनर को पढ़ने पर आप मजबूर करेंगे नंबर तो दबुआ दे देगा वो, ठीक है। तो रोचकता बहुत जरूरी है। यात्रा वृत्तांत में रोचकता लाने के लिए लेखक किसी स्थान से जुड़ी लोक कथा के बारे में, दंत कथा के बारे में भी उल्लेख कर देता है कि मैं यहाँ पर गया, वहाँ पर एक प्रकार से मैं उनसे मिला, वो वहाँ की ये कथा है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, एक पान की ढाबली मिलेगी, वहाँ पर एक दादाजी बैठते हैं जो हुक्का पीते हैं बैठ करके, चिलम लगाते हैं और उनसे पंजा लड़वाते हैं सबसे बैठ करके, और किसी कोई बोलता तुरंत तुरंत चढ़ बैठते मार देते हैं उसको। तो ऐसी चीज़ें जब आप कहीं ना कहीं पे उस स्थान विशेष के बारे में कुछ ऐसी क्लू, ऐसी पॉइंट बताएं जो पॉइंट उससे पहले पाठक को ना पता हो, तब कोई व्यक्ति आपका यात्रा वृत्तांत पढ़ेगा, वरना आज के भौतिकवादी समाज में किसके पास समय बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है महोदय, प्रश्न है रेखा चित्र क्या है। देखिए रेखा चित्र जो होता है, रेखा चित्र अंग्रेजी की स्केच शब्द का पर्यायवाची शब्द है। रेखा चित्र शब्द का चित्रकला के क्षेत्र से आया हुआ शब्द है रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब होता है चित्रकला की एक विशेष शैली होती है जिसमें रेखाओं की आकृति या रेखाओं से आकृति और उनके भावों तथा क्रियाओं का चित्रण किया जाता है। जैसे कि एक त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज एक प्रकार से तीन भुजा इसकी है, इसको त्रिभुज कहते हैं, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, चूंकि ये तीन भुजा बता दी तो पता चला कि भाई हाँ ये त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं, ये एक प्रकार से एक आकृति चतुर्भुज, तो ये सब एक प्रकार से रेखाओं से बने चित्र होते हैं। तो उनकी आकृति जो रेखाओं से बनती है और उनके भावों तथा क्रियाओं का चित्रण किया जाता है रेखाओं के माध्यम से। इसमें रंगों का प्रयोग नहीं होता है। इस तथ्य को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने स्पष्ट किया, कहा कि रेखा चित्र का सामान्य अर्थ होता है केवल रेखाओं से बनाया हुआ चित्र या ढांचा। इसमें केवल रेखाएं ही होती हैं, रंगों का भराव नहीं होता, यानी कि एक प्रकार से इसमें एक प्रकार से जो चीज़ें हैं एकदम से क्लीन होती हैं, जैसे कि त्रिभुज चतुर्भुज एकदम से उसमें रंग नहीं भरा जाता, खाली होता, सादापन होता है। पर ये रेखाएं आलेख की बनावट का मौलिक आधार प्रस्तुत करती हैं। रेखायन की भूमिका से, ये रेखायन की भूमिका एक पुस्तक है उसमें लिखा था विजय शंकर मल्ल जी ने, डॉक्टर प्रोफेसर। इस प्रकार रंगमय चित्रों वर्ण विषय वस्तु या व्यक्ति रेखा निर्मित आकार के बीच बनावटों व भाव उद्योगों की अभिव्यक्ति हेतु रंगों को भी माध्यम बनाया जा सकता है। अर्थात रंगीन चित्रों में रेखाओं के बीच अंतराल को रंगों से भरा जाता है, जबकि रेखा चित्र में केवल रेखाएं ही व्यक्ति या वस्तु की बनावटों एवं भाव उद्योगों को अभिव्यक्त करती हैं। रंगमय चित्र बिना किसी रूपांतरण के मानव रंगों से भी चित्रित की जा सकती है, तो जबकि रेखा चित्र बिना रेखाओं के नहीं। ठीक है, रेखा चित्र बेसिकली एक प्रकार से एक ऐसी रचना होती है जो कि एक प्रकार से जिसमें ज़्यादा लाग लपेट की बात नहीं होती है, जो चीज़ें हैं उसको साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा लाग लपेट या ज़्यादा रंग मतलब उसको प्रभावकारी बना करके नहीं प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन अभी मैं अंतर समझूंगा। अगला प्रश्न है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। रिपोर्टाज यानी जिसको आप रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट मतलब जैसे कि जो पुलिस वगैरह के समक्ष आप रिपोर्ट लिखते हैं, किसी घटना का एकदम से तथ्यात्मक जानकारी स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से लिखना। अब जब उसमें साहित्यिक शैली का प्रयोग कर दोगे तो रिपोर्टाज हो जाएगा। क्लियर, समझे। तो रिपोर्टाज हिंदी गद्य की एक नवीनतम विधा है। रिपोर्टाज के लिए सूचनिका शब्द या प्रसंग चित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टाज बेसिकली या तो सूचनिका कह लो, रिपोर्ट कह लो, या प्रसंग चित्र कह लो, यानी कि जो प्रसंग हुआ या जो घटना हुई उसका एकदम से चित्र कहा जाता है। परंतु रिपोर्टाज शब्द अधिक प्रचलित हुआ है, ये ज़्यादा प्रचलित शब्द है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज लेखन 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध की देन है। कतिपय 1936 के आसपास, चूँकि 1936 में आप देखते हैं मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की देन, मतलब 1936 से शुरू हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1939 में शुरू हुआ, तो 1939 से 1945 तक चला, तो इसके दौरान ज़्यादा फेमस हुआ। कतिपय विद्वानों का कथन, कतिपय माने कुछ विद्वानों का, कि पत्रकारिता कला में रिपोर्टाज का आविष्कार रूस में हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो कि रिपोर्ट का हिंदी या रिपोर्ट का समानार्थी है, रिपोर्ट का ही अर्थ प्रस्तुत करता है रिपोर्टाज। ठीक है, रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है बताएं। रिपोर्ट में क्या होता है बाबू। रिपोर्ट में जो होता है, रिपोर्ट में किसी घटना का यथातथ्य वर्णन किया जाता है, यानी जैसी घटना घटित हुई वैसा लिख दो, जिसमें साहित्यिकता का अभाव होता है, यानी कि उसमें जैसे किसी पुलिस के पास जब रिपोर्ट लिखाने जाते तो जो घटना हुई उसको बताते क्रमबद्ध तरीके से कैसे कैसी घटना हुई, लेकिन उसमें साहित्यिक शैली या साहित्यिकता का अभाव होता है, लिटरेसी का अभाव होता है। तो यह एक प्रकार से
वही रचना रिपोर्ट होती है। जबकि रिपोर्टाज में क्या होता है, साहित्यिकता विद्यमान हो जाती है, साहित्यिक शैली, साहित्यिक जो मापदंड या रीति रिवाज होते हैं उसको उसको शामिल कर लिया जाता है। अतः यथातथ्य चित्रण की मर्मस्पर्शी कलात्मक साहित्यिक अभिव्यक्ति ही रिपोर्टाज कहलाती है। यानी एक प्रकार से कोई घटना हुई, उस घटना को एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से यथातथ्य यानी जैसा घटना हुई उस तरीके से उसको लिखना है, क्रमबद्ध लिखना है, सुव्यवस्थित लिखना है, जैसे घटना हुई उसको सेम टू सेम लिखना है, लेकिन उसमें कुछ साहित्यिक शैली का प्रयोग करके लिखना है, उसमें रोचकता वगैरह भी थोड़ी सी दिखा देनी है। रिपोर्टाज को कतिपय विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया, जैसे कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र कहते हैं कि किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरण पूर्वक सूक्ष्म रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है रिपोर्टाज में कि वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसा लगे कि घटना ही हमारे समक्ष हो रही है, ऐसा वर्णन, हम उससे प्रभावित हो उठे। प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि रिपोर्टाज तीव्र भावना में रंगी हुई साहित्यिक रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई और वस्तु नहीं, संघर्ष की संदूकों या मतलब कि संघर्ष की खंदकों में निर्मित यह एक कला रूप होता है। कुल मिलाकर के रिपोर्टाज एक घटना होती है जो कि एक प्रकार से जिसका वर्णन साहित्यिक ढंग से यथातथ्य, सुव्यवस्थित और यथार्थ फैक्ट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न देखेंगे, जीवनी से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। जीवनी, देखिए जीवनी का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द होता है लाइफ अथवा बायोग्राफी, इसको बोलते हैं। जीवनी या जीवन चरित्र, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, इसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों का जीवन चरित्र लिखा जाता है, अपना जीवन नहीं लिखा जाता। जीवनीकार इतिहास, समाज, अतीत व वर्तमान से अपनी रचना के प्रधान पुरुष का चयन करके, यानी जिसके बारे में लिखना होता है, उसके समग्र जीवन को देश कालगत परिस्थितियों के अनुकूल चित्रित करता है। जिस तरीके से इसे मान लेते हैं जीवनी किसी की लिखनी है, तो जैसा प्रसंग मतलब जो वो घटना घटित हुई है, उस घटना या जो जीवन की पूरी घटना है, किसी व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध लेखक है, तो उसके बारे में आप जीवनी लिखते हैं। ठीक है, जीवनी लिखते समय आपको ध्यान देना होता है कि उसके बारे में सत्य सत्य बातें ही लिखें, और कभी कुछ गलत बातें अगर लिखते तो उससे क्या होता है, आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। यानी आत्मकथा लेखन में तो आपको सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आत्मकथा जो होती है अपनी खुद की होती है, सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो केवल आपको ही पता है। लेकिन जीवनी लिखते समय आपको ध्यान देने की बात ये होती है कि जीवनी जब आप लिखते हैं, जीवनी चूंकि एक प्रकार से जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको पता, उसके घर वालों को पता, तो ऐसे में आपको जीवनी लिखते समय तथ्य का बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, तो जीवनी दूसरों की लिखी जाती है, समग्र जीवन को देश काल परिस्थिति के अनुकूल चित्रित करता है। उसमें चरित्र नायक संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होती है। जीवनियाँ बहुधा महान पुरुषों की ही लिखी जाती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति जीवनीकार कुछ तो प्रत्यक्ष जीवन से तथा कुछ अपने मानस लोक की प्रतिक्रिया से करता है। यानी कि कुछ चीज़ें उसके जीवन के बारे में बताता, कुछ चीज़ें उनसे मिल करके पूछता कि मैं इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर दूँ इसमें, ताकि पाठक के मन में रुचि पैदा हो। यानी जीवनियाँ पूर्णतः सत्य नहीं होती हैं, जीवनियाँ में एक प्रकार से कुछ ना कुछ एक प्रकार से उसमें हीरो बनाने का प्रयास भी लोगों को किया जाता है, उनकी गलतियों को कहीं ना कहीं पर छुपाया भी जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य कोश एक डिक्शनरी है, इसमें जीवनी की परिभाषा लिखी कि जीवन चरित्र सारे जीवन में किए हुए किसी के कार्य का वर्णन होता है। उसमें चरित्र नायक के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट यानी कुछ भाग की चर्चा होनी चाहिए। डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेरी टर्म्स में जीवनी की परिभाषा लिखी कि जीवनी से चरित्र नायक के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा होनी चाहिए। उसे अपने आदर्श रूप में एक विशिष्ट इतिहास भी होना चाहिए। कुल मिलाकर के जीवनी वही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आत्मकथा क्या होती है। ये सब प्रश्न परीक्षा में कई बार आए हुए हैं और मैंने मानव पेपर में बताया था, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए आत्मकथा क्या है। तो आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। देखिए आत्मकथा जो होती है इसका शाब्दिक अर्थ है अपनी कहानी। इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपनी लेखनी से लिखी गई उसकी अपनी कहानी होती है। इसमें लेखक अपनी बात उत्तम पुरुष यानी मैं, मुझको, मेरा यानी कि मैं शैली का अपना प्रयोग करके लिखता है। इसमें लेखक अपनी स्मृति के यानी अपनी याददाश्त के आधार पर अपने जीवन की तमाम घटनाओं और तमाम अनुभवों का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन प्रस्तुत करता है, एक के बाद एक। यदि लेखक अपने जीवन की किसी छोटे अंश का किसी व्यक्ति के संपर्क या घटना विशेष का ही वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा नहीं कहेंगे, यानी उसको आत्मकथा नहीं कहेंगे, वह संस्मरण की कोटि में आएगा। यानी कि अगर कोई लेखक है वो अपने घटना अपने जीवन काल में जो उसके समक्ष क्या किसी से मिला है वो चीज़ें उसको याद रह रही हैं और उसको लिखता है तो वो संस्मरण हो जाएगा, वो आत्मकथा नहीं होगा। आत्मकथा अपने जीवन की समस्त घटनाएँ स्टेप बाय स्टेप लिखता है और सारी घटनाओं को लिखता है, तो वो आपका आत्मकथा होगा। हिंदी साहित्य कोश में लिखा है कि आत्मकथा लेखक का अपने जीवन से संबंध वर्णन होता है। आत्मकथा के द्वारा अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाया जाना संभव होता है। तो ये होती है आत्मकथा।
आत्मकथा अपनी लिखी जाती है, जीवनी दूसरों की लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, संस्मरण क्या होता है? संस्मरण, देखिए संस्मरण की अगर बात की जाए तो संस्मरण हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक नवीन गद्य विधा है। यह गद्य की एक आत्मनिष्ठ विधा होती है, क्योंकि उसमें संस्मरणकार जो होता है अपने व्यक्तिगत जीवन तथा अपने संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्तियों के जीवन के किसी पहलू पर स्मृति के आधार पर प्रकाश डालता है। जो चीज़ें उसको याद रह जाती हैं उसको याद करके, यानी कोई लेखक के जीवन में कोई ऐसी घटना हुई जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी शामिल है, उस दूसरे व्यक्ति की बात लेखक को याद आ रही, तो वो एक प्रकार से उस दूसरे व्यक्ति और अपने बारे में जो तथ्य या जो घटना हुई उस घटना का क्रमबद्ध साहित्यिक वर्णन करता है, वही संस्मरण होता है। ठीक है, संस्मरण शब्द जो है इसका अर्थ होता है समयक रूप से स्मरण करना, यानी जो चीज़ें किसी व्यक्ति के बारे में याद आ जाती हैं, अर्थात जो वस्तु स्मृति में रूप से शेष रह जाती हैं वही भाषिक संरचना के माध्यम से जीवंत रूप में प्रकट हो जाए, वही संस्मरण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से संस्मरण ये होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु, ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो 50 शब्दों में आपसे लिखने के लिए पूछा आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है। तो भारतेंदु के अनुसार गोपाल चंद्र के द्वारा लिखी गई रचना नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। अगला प्रश्न, हिंदी नाटक के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी नाटक के विकास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है संक्रांति युग, तीसरा है प्रसाद युग और चौथा है प्रसादोत्तर युग, या जिसको आप नव युग भी कहते हैं। यानी कि भारतेंदु युग 1850 मतलब 1950 या 1850 से 1900 ईस्वी तक, उसके बाद में संक्रांति युग आता है 1920 तक, फिर प्रसाद युग आपका आ जाता है। ठीक है, 1900 जो है 1916 1900 या 1918 के बाद से शुरू होता है 1936 तक, फिर उसके बाद में प्रसाद युग आता है, प्रसादोत्तर युग 1936 के बाद का। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन नाटककारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युगीन नाटककार कौन कौन से भैया? जैसे पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी हो गए, प्रश्न खूब पूछा गया। श्रीनिवास दास जी हो गए, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी जी, अंबिका दत्त व्यास जी, बद्रीनारायण चौधरी जिनका उपनाम है प्रेमघन जी, ये सब एक प्रकार से भारतेंदु युग के नाटककार हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन नाटकों की विशेषताएं बताएं। देखिए, भारतेंदु युगीन नाटकों की कई विशेषताएं हैं। जैसे पहली बात, भारतेंदु युग के नाटक जो थे राष्ट्रीय भावना उसमें विद्यमान थी, क्योंकि भारतेंदु युग जब चल रहा था तो भारत देश अपना गुलाम था, 1857 की क्रांति भी हो चुकी थी, कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। इससे एक प्रकार से भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना भी उठ रही थी, इस वजह से राष्ट्रीय भावना का समावेश होना स्वाभाविक सी बात थी। सांस्कृतिक जागरण का संदेश भी था, ताकि संस्कृति लोग अपनी पुरानी भावनाओं या पुरानी जो कल्चर थे उनको पहचाने जाने। ठीक है, इसके अलावा समाज सुधार की भावना थी, समाज में तमाम प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी, तो उस बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा था नाटकों के माध्यम से। नाटकों में हास्य व्यंग की प्रधानता भी थी। आप देखेंगे प्रसाद के नाटकों में, जैसे कि जो है क्या नाम है, अंधेर नगरी अनभुज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी नाटक पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से व्यंग किया गया सत्ता पर। कलात्मकता की कमी भी आपको यहाँ पर दिखेगी, यानी कलात्मकता उतनी ज़्यादा एक प्रकार से नाटक की विशेषताएं नहीं मिलेंगी, या नाटक का जो पूर्ण रूप है आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, फिर बाद में आकर प्रसाद युग में आकर के मिलता है। प्रसाद युगीन नाटकों की विशेषताएं बताएं। देखिए, प्रसाद युगीन नाटकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि इसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर आपको मुखर तरीके से एकदम से प्रखर तरीके से दिखेगा। यानी कि एक प्रकार से आप देखते हैं जो चिनगारी लगी भारतेंदु युग में, वो चिनगारी जा करके एक प्रकार से कहाँ पर दिखती है, वो चिनगारी जा करके एकदम से धधकती हुई आग के रूप में प्रसाद युग में निकल जाती है, क्योंकि प्रसाद युग जो है उस समय एकदम से जो क्रांतिकारी लोग थे अपने चरम पर थे। ठीक है, सांस्कृतिक चेतना को उद्बुद्ध किया गया इसमें। ठीक है, ये विशेषता है। इसके अलावा ऐतिहासिक चरित्रों को अपनाया गया यहाँ पर। ऐसे जयशंकर प्रसाद के नाटकों को आप देखेंगे तो इतिहास के माध्यम से इतिहास की जो एक प्रकार से अच्छी चीज़ें थी उनको बता करके, ताकि जो वर्तमान पीढ़ी वो जागे, इतिहास को समझे, अपने जो एक प्रकार से जो अपना जो प्राचीन या अतीत है उसको जाने। ठीक है, अतीत का गौरवगान किया गया। मौलिक नाटकों की बहुलता आपको यहाँ पर लिखी, मतलब मौलिक नाटक मतलब होता है कि खुद के नाटक लिखे गए, ज़्यादा एक प्रकार से दूसरे की नकल करके नहीं लिखे गए। जबकि भारतेंदु युग में नाटक जो होते थे वो या तो भाई अनुवाद करके लिखे जाते थे या तो दूसरों की नकल करके लिखे जाते थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका। प्रश्न, भारतेंदु युग से पूर्व किन्हीं 3 कहानियों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग से पूर्व किन्हीं 3 कहानियों के नाम, देखिए लल्लू लाल की रचना है, एक है प्रेम सागर, ये भी एक कहानी है। सदल मिश्र के द्वारा लिखी गई नासकेतोपाख्यान, और सैयद इंसा मतलब कि सैयद इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी रानी केतकी की कहानी। ये 3 कहानियाँ भारतेंदु युग से पहले की कहानियाँ हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन कहानीकारों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतेंदु युगीन कहानीकार में खास करके भारतेंदु जी स्वयं अपना कहानी लिखते ही थे। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा जी,
किशोरी लाल गोस्वामी, ये सब एक प्रकार से कहानीकार थे, लेकिन एक प्रकार से कहानियाँ इनकी इतनी फेमस नहीं हुई। ठीक है, नाटक के रूप में कहानी लिखते थे। ठीक है, और कहानी तो एक प्रकार से फेमस हुई जा करके 19वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 19वीं कह रहा हूँ, 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 1901-2 ईस्वी के आसपास माधवराव सप्रे की एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, हिंदी की पहली कहानी, उसको स्वीकार किया गया। पहले रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी थी रानी के, एक प्रकार से क्या कहानी थी, कोई कहानी थी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी की, उसको हिंदी की पहली कहानी बताया, लेकिन उसको एक प्रकार से अब नहीं माना जाता हिंदी की पहली कहानी। हिंदी की पहली कहानी अब है माधवराव सप्रे, एक लेखक है, उनकी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में मानी जाती है। इंदुमती को क्यों नहीं माना था? क्योंकि इंदुमती एक प्रकार से उसकी प्रश्न चिन्ह पर, एक प्रकार से मतलब कि उसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया कि भाई वो मौलिक कहानी नहीं, नकल करके लिखी गई। द्विवेदियों की इन कहानी और कहानीकारों के नाम लिखिए। देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती की ये द्विवेदियों की कहानी है। रामचंद्र शुक्ला के द्वारा लिखा गया 11 वर्ष का समय। बंग महिला के द्वारा लिखी गई दुलाई वाली रचना। वृंदावन वर्मा ने लिखा राखी बंधन। ठीक है, तो इस तरीके से सब चर्चित कहानियाँ हैं जो है किशोरी मतलब कि द्विवेदियों की कहानियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम लिखिए। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी की पहली कहानी इन्होंने स्वीकार किया था इंदुमती को, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन बाद में एक प्रकार से ये इन्होंने कहा कि मतलब कि इन्होंने नहीं कहा, बाद में जो शोध हुआ उसके अकॉर्डिंग पता चला कि नहीं, ये माधवराव सप्रे की कहानी जो है सबसे पहली कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे इन बातों को। चले भैया, प्रश्न है पर्दा कहानी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो पर्दा कहानी किसकी है? यशपाल की कहानी है पर्दा। ठीक है, अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु साहित्य की किस विधा में चर्चित है? तो कथा साहित्य के लिए जाने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, और बेसिकली आंचलिक कहानीकार है फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, आंचल विशेष की कहानियाँ लिखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवतावाद की स्थापना करना। अगला प्रश्न है अग्निखोर शीर्षक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो फणीश्वरनाथ रेणु का कहानी संग्रह है अग्निखोर, इसमें कई सारी कहानियां हैं। मैला आंचल एक उपन्यास है, किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, किसकी कहानियाँ ठुमरी धर्मा कही गई हैं, बताएं। तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ ठुमरी धर्मा कही गई हैं। अगला प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद के अंतर्गत औराही हिंगना नामक गांव में 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में बिहार में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, रेणु जी की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कहानी का नाम बताएं। तो इनकी सबसे ज़्यादा जो फेमस कहानी है वो तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तीसरी कसम कहानी का व्याख्या समीक्षा सब कुछ मैंने करवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रेणु जी की भाषा पर प्रकाश डालिए। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु जी की भाषा में ग्रामीण भाषा शैली के शब्दों का बाहुल्य आपको मिलेगा। अतएव तद्भव और देशज शब्द का प्रयोग अधिकांश मात्रा में आपको दिखेंगे, क्योंकि जब गवई कहानियाँ लिखते हैं, आंचलिक कहानीकार हैं, आंचलिक कहानी मतलब कि गाँव विशेष की कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, गाँव वगैरह में छोटे छोटे पात्रों को उठाते हैं और वहाँ पर कहानी लिखते हैं, ऐसी कहानियाँ जो कि लोग नहीं लिखते हैं, तो ये आंचलिक कहानीकार है, अधिकांशतः प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार की भाषा के लिए आपने स्वाभाविक रूप से अधिक सरल और सुबोध शैली को अपनाया है। इनके जो गांव के पात्र हैं वो गांव की भाषा बोलते हैं, जो शहर के पात्र हैं वो शहर की भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ज्ञान रंजन भी एक बड़े कहानीकार हैं, इनका जन्म 21 नवंबर 1936 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ था। ठीक है, ज्ञान रंजन को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो ज्ञान रंजन जी को कई पुरस्कार मिले, जैसे कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया गया इनको। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा साहित्य भूषण पुरस्कार भी मिला इनको। सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार से भी नवाजा गया। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संस्कृति विभाग का शिखर सम्मान भी इनको मिला। ठीक है, तो ये सब इनके जो है सम्मान थे जो इनको मिले ज्ञान रंजन को। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, ज्ञान रंजन ने कितनी कहानियों की रचना करी है? तो ज्ञान रंजन ने लगभग 25 कहानियों की रचना करी है, जो सपना नहीं नामक काव्य संकलन में, सपना नहीं एक काव्य संकलन है इनका, उसी मतलब कि एक मतलब काव्य संकलन कह रहा हूँ, कहानी संग्रह है, उसी में इनकी कहानियाँ 25 के 25 प्रकाशित है। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन किस पीढ़ी के कथाकार हैं? तो ये साठोत्तरी पीढ़ी, साठोत्तरी पीढ़ी का मतलब क्या होता है? 1960 के बाद एक प्रकार से उसकी कहानीकार हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली के कौन कौन सदस्य हैं? यानी कि 4 कहानीकार जो हैं, जो 4 यार के नाम से फेमस है कहानीकार है। साठोत्तरी कहानीकार 1960 के बाद में जिन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू किया, उनकी कहानियाँ 1960 की विशेषताओं को धारण की हुई हैं। साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यार के रूप में चर्चित मंडली में ज्ञान रंजन तो पहले व्यक्ति संकलित हैं, ज्ञान रंजन हो गए, ठीक है, दूधनाथ सिंह हो गए, काशीनाथ सिंह हो गए और रविंद्र कालिया। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्र कालिया। ये साठोत्तरी कहानी के एक प्रकार से धुरंधर माने जाते हैं, 4 यार के रूप में विख्यात है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, उषा प्रेमवदा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो उषा प्रेमवदा का जन्म 24 दिसंबर को हुआ था 1930 ईस्वी को, कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये भी एक प्रकार से बड़ी कहानीकार है, उपन्यासकार भी हैं। अगला प्रश्न है, उषा प्रेमवदा के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो उषा प्रेमवदा के प्रमुख उपन्यासों के नाम हैं जैसे कि जो है 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं, राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भया कबीर उदास, ये सब इनके उपन्यास हैं। तो ये सब उपन्यास है। उपन्यास जो होता है वो 200 पेज 300 पेज का होता है, कहानियाँ बेसिकली छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उपन्यास बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चले भाई, दीर्घ उत्तरीय का मतलब अगला लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आ चुका है आपका, दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यानी दीपदान एकांकी जो है, ठीक है, राम कुमार वर्मा ने लिखा है इसको, ठीक है। ये दीपदान एकांकी जो है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिखी गई ये एक प्रकार से एकांकी? एकांकी मतलब होता है एक अंक का नाटक, इसमें एक अंक होता है, दृश्य कई हो सकते हैं लेकिन अंक एक ही होता है, जबकि एक प्रकार से जो नाटक होते हैं उसमें 4-5 अंक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, दृश्य तो तमाम होते हैं। तो डॉक्टर लिखेंगे क्या कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी में मेवाड़ के इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना का चित्रण किया गया। मेवाड़ का इतिहास, जो मेवाड़ राजा, राणा सांगा, राणा प्रताप, इन सभी से जो एक प्रकार जुड़ा रहा। इस एकांकी का उद्देश्य ऐतिहासिक दृष्टि से पन्नाधाय, जो कि एक प्रकार से जो है, पन्ना एक माता है जो कि पालन पोषण करती है, उसके बलिदान, उसके त्यागमय चरित्र के माध्यम से उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करना जो है रहा है इसका उद्देश्य, ताकि एक स्त्री जो है अपने बच्चे का बलिदान कर देती है एक राजा के बच्चे के लिए, ठीक है। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार उस समय कुछ काल के लिए मेवाड़ में अलगाववादी और अराजकतावादी शक्तियां अपना सिर उठा रही थीं। यानी द्वेष हो रहा था, विद्वेष हो रहा था, मंत्री वगैरह आपस में जो विद्वेष था, कलह, आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई थी। पन्नाधाय ने ऐसे अवसर पर राजकुमार की रक्षा करके जिस त्याग भावना का परिचय दिया, वह वर्तमान काल में भी अत्यंत मोटिवेशनल वाला है, यानी प्रेरणादायी है। एकांकीकार ने इसके माध्यम से वर्तमान समय में अलगाववादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहने का संदेश दिया है कि अलगाववादी शक्तियां कभी एक प्रकार से जो देश को बांटने का प्रयास करती हैं वो कभी सफल नहीं होती। राष्ट्र की खातिर स्वार्थ का परित्याग करना, ममता का बलिदान करना, इस एकांकी का मूल्य है कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अगर अपने बच्चे का न्यौछावर करना हुआ, पन्नाधाय जो होती जब देखती कि राजकुमार की हत्या के लिए लोग आ रहे हैं, तो उसने एक प्रकार से राजकुमार के स्थान पर अपने बच्चे को लिटा दिया और राजकुमार को लेकर के भाग जाती है। वो एक प्रकार से पन्नाधाय अपने, मतलब जबकि उसकी माँ नहीं है, उनकी राजकुमार की माता नहीं है वो पन्ना, लेकिन मतलब एक प्रकार से उसकी पालन पोषण वाली माता है, अपने बच्चे का परित्याग करके, क्योंकि देश का जो एक प्रकार जो राजकुमार है, राजा का पुत्र, उसको बचाने के लिए एक प्रकार से उसने अपने बच्चे की बलिदान दे दिया। यह उद्देश्य पन्नाधाय के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। ये कथन है एकांकी में कि आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, डैश डैश, आगे लिखा है कि तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। तुम और कुंवर मतलब कि कौन? अपने पुत्र से और कुंवर से कह रही है, मतलब कि कुंवर को कह रही है कि अपने पुत्र से, दोनों के, चूंकि उनके बच्चा, दोनों के बच्चे साथ साथ भोजन करते थे, तो उसको पता है कि भाई अब मारने वाले आने वाले हैं, तो हमारा बच्चा को मैं बलिदान करने वाली हूँ, ठीक है। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूँगी। मेरे चंदन जाओ, यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो, आज मैंने भी दीपदान किया। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है, ऐसा दीपदान किसी ने नहीं किया होगा, या किसी ने किया है क्या? मतलब एक प्रकार से आप देखते हैं कि अपने बेटे का बलिदान करने में तनिक संकोच नहीं करती है, अंदर से दुख होता है, लेकिन एक प्रकार से बेटा भी चला जाता है। और इस तरीके से दीपदान एकांकी जो है वो एक प्रकार से बड़ी फेमस एकांकी में से एक है। किसी दिन मैं आपको दीपदान एकांकी का पूरा इतिहास समझाऊंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान नहीं होइएगा। एकांकी कला के विकास में उपेंद्र नाथ अस्क जी का योगदान बताइए। देखिए, उपेंद्र नाथ अस्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। हिंदी कहानी, मतलब हिंदी एकांकी के विकास में अस्क जी ने ऐतिहासिक योगदान दिया है। अस्क जी ने सन 1937 से 1938 ईस्वी से एकांकी लेखन में मतलब कि हमेशा जुड़े रहे।
इनके प्रकाशित एकांकी संग्रहों में कई सारे एकांकी संग्रह हैं जो कि अस्क जी के हैं। खास करके देवताओं की छाया एक कहानी संग्रह है, देवताओं की छाया में तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुखाम है, ये सब कहा एकांकी संग्रह उपेंद्रनाथ अस्क जी ने लिखे। उपेंद्रनाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, ये सब बड़े अच्छे एकांकीकार में शामिल हैं। ठीक है, अस्क जी ने बड़ी संख्या में एकांकियों की रचना की है। इनके रचना कार्य को 3 प्रस्थान बिंदुओं में बांटा जा सकता है। सन 1935 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक उनके एकांकी सामाजिक व्यंग प्रधान रहे, यानी कि जो कहानियाँ उन्होंने 1935 से 1939 के समय में लिखी, जो कि उनकी शुरुआती एकांकियाँ हैं, वो एक प्रकार सामाजिक व्यंग को लिखी, समाज में जो रीति रिवाज परंपराएं उन पर व्यंग किया। इस काल के एकांकियों में खास करके लक्ष्मी का स्वागत एकांकी, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में क्या होता है कि भाई इसको मैंने पढ़ाया पूरा का पूरा, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी हुई है, और PDF नोट्स अगर लेना है इसका तो आप कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपको मिल जाएगा। क्रॉसवर्ड पहेली, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन और पापी, ये सब एक प्रकार से इनकी 1935 से 1939 तक की एकांकियाँ हैं, जो कि एक प्रकार सामाजिक व्यंग को लेकर के लिखी गई हैं। एक तरफ एक प्रकार से दूसरा विवाह करने के लिए जो है रोशन और उसके माता पिता जो हैं वो आतुर हैं, और एक तरफ रिश्ता हो रहा, दूसरी तरफ जो है रोशन का पुत्र अरुण और एक प्रकार से उसकी माता का देहांत हो, अरुण बीमार पड़ा, उसकी माता का देहांत हो जाता है, लास्ट में बच्चा भी मर जाता है, पानी खूब तेज से बरस रहा होता है, और उधर सीढ़ियों से उतर रहा होता है अपने बच्चे को लेकर के रोशन, और इधर उनके माता पिता शगुन की थाली लेकर के ऊपर जा रहे होते कि बेटा बहुत दहेज मिला हुआ है। तो कहता है कि लक्ष्मी का स्वागत करो, देखो एक मृत्यु घाट उतरा हुआ है और तुमको दूसरे शादी की पड़ी है। तो इस तरीके से दहेज पर एकदम से ठेस किया गया है। अगला सन 1940 से 1943 तक की जो एकांकियाँ हैं मतलब इनकी उपेंद्रनाथ अस्क जी की, उस तक की एकांकियों में प्रतीकात्मक और सांकेतिक एकांकियाँ हैं। इस काल में उल्लेखनीय एकांकियों में चरवाहे, चिलमन, खिड़की, चुंबक, मेमना, व्यंग, ये और देवताओं की छाया में, छठा बेटा, चमत्कार और खूनी डाली, ये सब एकांकियाँ लिखी गई इनके द्वारा, उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा। इसके अलावा तीसरा जो इनका प्रस्थान है वो है सन 1944 से लेकर के अब तक की जो एकांकियाँ लिखी इन्होंने, वो मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई और प्रहसन एकांकियों की श्रेणी में गिना जाएगा। प्रहसन मतलब एक प्रकार से होता है कि एक एकांकियाँ मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई। इस काल के एकांकियों में अंजू दीदी, भंवर, आदि मार्ग, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, सयाना मालिक और बत्सिया, मस्केबाजी का स्वर्ग और जीवन साथी, ये सब एकांकियाँ उल्लेखनीय है। तो 3 कालखंड में एक प्रकार से इनकी एकांकियाँ या 3 प्रस्थानों में है, 3 विचारधाराओं को फॉलो करती हैं अलग अलग समय में, यानी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस चीज़ को फॉलो करते हुए उपेंद्रनाथ अस्क ने बड़ा काम किया एकांकी को लेकर के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की विशेषताएं बताएं। बड़ी फेमस एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, पूरा विस्तार से मैंने इसको समझाया भी है। देखिए, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कई विशेषताएं। पहली है प्रस्तुत एकांकी सामाजिक है, यानी जो एक प्रकार से सामाजिक जो व्यंग है उसको लेकर के उपेंद्रनाथ अस्क ने लिखा है। इसमें हिंदू परिवार में व्याप्त जो अपने समय के एक कठोर रिवाज पर तीखा व्यंग किया गया है। ठीक है, हिंदू समाज में जो कठोर व्यंग है कि भाई एक प्रकार से रीति रिवाज या दहेज वगैरह पर व्यंग किया गया। लक्ष्मी का स्वागत का कथानक व्यंग्यपूर्ण और नाटकीय है। इसमें पुनर्विवाह के रिवाज को उठाया गया है और एक औरत अपने बच्चे को छोड़ करके मर गई है, अब उसका बच्चा मर रहा है, और इधर उसका बच्चा मर रहा है, उधर परिवार के बड़े बूढ़े जो है उस यानी कि जो उसके दादा दादी हैं, बच्चे मतलब कि जो रोशन के माता पिता हैं, वो दहेज मतलब कि दहेज के चक्कर में शादी करने के लिए तत्पर हैं और उसके पति के पुनर्विवाह की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार इसमें अंधविश्वास और जो है दाकियानूसी विचारों पर तीखा व्यंग किया गया है। ठीक है, एक तरफ तो भाई उसका बच्चा बीमार है, मर रहा है, पानी बरस रहा है, डॉक्टर नहीं आ पाए हैं और वो मर जाता है बच्चा, डॉक्टर आते तब तक बच्चा मर जाता है। उधर से एक प्रकार से वो उतरता है, उधर से शगुन की थाली लेकर के ऊपर जाते हैं। आप सोचो कि एक ही घर में चीज़ें हो रही हैं। तो प्रस्तुत एकांकी के पात्र अत्यंत प्रभावशाली, इसमें उनका चरित्रांकन स्वाभाविक और यथार्थवादी है। ये आपको एक प्रकार से आपके आसपास की गांव वगैरह में भी मिल जाएंगे ऐसे प्रकार के संवाद। इसमें संवाद छोटे छोटे हैं और चुस्त हैं, वे पात्रों की मन स्थिति के अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्रस्तुत एकांकी की अगली विशेषता है, प्रस्तुत एकांकी की भाषा बोलचाल की भाषा है, सजीव और प्रभावपूर्ण भाषा है। कहीं कहीं उर्दू की रंगत दिखाई पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे किसी एकांकी या किसी कहानी की विशेषताओं को कैसे आप जज करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई नाटक, कोई एकांकी कैसे सफल है।
आप तभी इसको सफल कहते हैं जब एक प्रकार से उनके जो कला के तत्व, जैसे कहानी का कथानक कैसा है, कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी में जो पात्र हैं वो कैसे हैं, कहानी में संवाद कैसा है, कहानी किस कालखंड की है, कहानी में कौन सी भाषा और किस शैली का प्रयोग किया गया है, ये सब जब इसके आधार पर कहानी का मूल्यांकन करेंगे तभी आप कहानी या एकांकी के सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो इन सभी दृष्टि से ये एकांकी बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत पाश्चात्य शैली से प्रभावित एकांकी रूपक है। रंगमंच और रेडियो दोनों पर इसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस एकांकी को आप रेडियो पर भी सुना सकते हैं और इसको आप रंगमंच की दृष्टि से एक प्रकार से प्रस्तुत भी कर सकते हैं, मंचेता की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी के प्रतिष्ठित अग्रवाल सेठ के परिवार में हुआ था। 9 सितंबर डेट थी। 1850 का समय काल था इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास। ये भी एक प्रकार से प्रतिभाशाली कवि और हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित हुआ करते थे। इस प्रकार साहित्यिक वातावरण उन्हें बचपन में यानी विरासत में ही मिल गया था। अपने परिवार का वंशावली वर्णन भारतेंदु जी ने पद रचनाओं के माध्यम से किया। प्रायः देखा जाता है कि संसार के कई महापुरुषों के जीवन में उनके माता पिता की छत्रछाया बचपन में उठ जाती है। भारतेंदु जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। भारतेंदु जी जब 5 साल के थे तभी उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। 10 साल की अवस्था में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। इस प्रकार 10 वर्ष की आयु में ही उन्हें कई प्रकार के संघर्ष झेलने पड़ते हैं। बचपन से ही उनको प्रेम नहीं मिला, चूँकि माताजी खत्म हो गई, स्नेह नहीं मिला। उनका हृदय हमेशा प्रेम के लिए लालायित रहता था। उनकी यह इच्छा समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, मातृभाषा की उन्नति के रूप में पूरी हुई। उन्होंने एक प्रकार से जो उनके मन में प्रेम की भावना जो उनको नहीं मिल पाई, उन्होंने समाज को दिया। ज्ञान प्राप्ति और विद्या अर्जन की इच्छा के कारण उन्होंने स्वयं ही संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगला और गुजराती तमाम भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मात्र 35 वर्ष ही एक प्रकार जीवित रहे आप। ठीक है, भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी 1885 को इनका देहांत हो जाता है। यानी इसी 35 साल में आप देखें इतना काम कर दिया इन्होंने जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, और मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य में और दूसरा ऐसा कोई नहीं होगा जितना काम भारतेंदु जी ने किया उतना काम किया होगा किसी ने। गद्य में एक प्रकार से रचनाएं, पद्य में रचनाएं, सब कुछ लिखते थे। अगला प्रश्न, शुक्ल जी। शुक्ल जी के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ी फेमस पुस्तक है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास होना स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज़रूरी पुस्तक है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है हिंदी से एक प्रकार से बीए कर रहा है, हिंदी से एमए करने की सोच रहा है, हिंदी से टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की सोच रहा है, तो उसको सबसे पहली बात ये पुस्तक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है आप लोग पढ़ते हैं कि जिसमें उन्होंने कालखंड का विभाजन किया, ये हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है। ये पुस्तक एक प्रकार से जो है मैंने पढ़ी है पूरी। ठीक है, जब मैं एक प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मैंने ये पुस्तक पढ़ी। ठीक है, इसके अलावा कई और नगेंद्र की पुस्तक और जयशंकर प्रसाद, वो लोग उनकी क्या नाम है, क्या उनका क्या नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक, ये सब पुस्तकें रखी हुई हैं। तो ये सब पुस्तकें हिंदी की बड़ी फेमस पुस्तकें हैं। अगर इनको आप नहीं पढ़ते तो हिंदी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप केवल बीए वैसे नाम मात्र के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्ला एचडी पॉइंट के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको इतना सारा कंटेंट जो मैंने सब पढ़ा लिखा है वो सब आपको बता दूंगा। ठीक है, चले तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक लिखी है उसकी भाषा सरल है, सुबोध है और व्यवहार में आने वाली है। और जब पहली बार आप इसकी, वैसे भाषा सरल सुबोध कहने की बात है, जब आप इसको पहली बार पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, शुक्ल जी की विशेष भाषा उनके निबंधों में देखने को मिलती है। शुक्ल जी के निबंध 2 प्रकार के हैं, एक तो भावात्मक निबंध लिखे, दूसरे हैं आलोचनात्मक। चूँकि शुरू से ही आलोचनावादी विचारक रहे हैं, मतलब आलोचना को ही ध्यान में रखते हैं, यानी कि क्या सही क्या गलत पूरा विस्तार से बताते हैं। निबंधों की भाषा इनकी अलग अलग है हर एक निबंधों में। शुक्ल जी के समीक्षक निबंधों की भाषा अधिक संस्कृत और तत्व प्रधान या तत्सम प्रधान, अधिक तीक्ष्ण और अधिक गरिष्ठ है। इसकी अपेक्षा शुक्ल जी ने भावात्मक निबंधों की भाषा सरल रखी है, यानी जो पाठकों के लिए निबंध लिखे हैं वो सरल हैं, और जो एक प्रकार से कविताओं मतलब लेखकों के लिए लिखा है, विद्वानों के लिखा है, वो भाषा कठिन लिखी है। यह भाषा भी दैनिक व्यवहार की भाषा से कठिन है। शुक्ल जी ने समीक्षात्मक निबंधों में तद्भव देशज और विदेशी शब्दों को जानबूझ करके पचाया है। अगर किसी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग अपरिहार्य हो गया है तो इसका मूल अंग्रेजी रूप कोष्ठक में दिया गया है। यदि कहीं अंग्रेजी शब्द पहले आ गया है तो उसका हिंदी अनुवाद अथवा हिंदी पर्याय दिया गया है। शुक्ल जी इतने विद्वान थे जिसका कोई जवाब नहीं, तो अंग्रेजी के समीक्षा संबंधी शब्दों का प्रमाणिक अनुवाद शुक्ल जी ने स्वयं प्रस्तुत किया है, जो आज तक माना जा रहा है। यानी कि जो भी शब्द उन्होंने लगा कठिन है उसको अंग्रेजी में या उर्दू में, हिंदी में जो भी लगा उनको उन्होंने वो भी साथ साथ लिखते गए हैं। यानी एक प्रकार से वो
उनको लगता था कि भाई को समझ में ना आए चीज़ों को, तो उसके बारे में उन्होंने बता दिया, ठीक है, ताकि उसकी गलत व्याख्या ना कोई कर पाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए। तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ निबंधकार रहे हैं, आलोचक सबसे बड़े माने जाते हैं, इतिहास लेखक के रूप में विख्यात ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने दिखाया ही आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ला जी। सरकारी नौकरी में ये थे। हाई स्कूल के बाद उनकी शिक्षा नहीं हो सकी थी। गणित में कमज़ोर थे आप, और उसी कारण से मतलब भाई शुक्ल जी हैं, बस्ती के थे, हमारे बगल के हैं, ठीक है। शुक्ल हमारा गांव तो इनसे थोड़ी दूर पर पड़ता है, ठीक है। बस्ती जिला हमारे गोंडा के बगल पड़ता है, तो गोंडा से मैं हूँ, बस्ती से शुक्ला जी थे। और शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े थे, तो मैंने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी, जानबूझ कर करी, क्योंकि मुझे शुक्ल जी बड़े फेमस लगते हैं और बहुत ही मैं उनका एक प्रकार से आदर करता हूँ, सम्मान भी करता रहा हूँ, और मैं शुरू से एक प्रकार से उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो शुक्ल जी गणित में कमज़ोर थे, हालांकि मैं गणित में बिल्कुल कमज़ोर नहीं था। गणित में एक प्रकार से मेरी रुचि बहुत ज़्यादा थी। इंटर में एक प्रकार से मैं अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, यानी टीचर, एक प्रकार से मैं उस स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर टीचर नहीं होते थे। मैं गाइड वगैरह खरीद करके उसी गाइड से उदाहरण के माध्यम से क्वेश्चन को समझता था, मैथ के सवाल को समझता था, और बच्चों को जाकर के अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। 45-46 बच्चों को मैं पढ़ाता था, जिसमें जो है 4-5 लड़कियाँ और बाकी सब लड़के होते थे। उनको सभी को मैं बोर्ड पर गणित पढ़ाता था। तो पढ़ाने की शैली शुरू से मिली हमको। तो हो सके, किंतु उनमें साहित्य के प्रति अनुराग बचपन से ही शुक्ल जी में था। वे साहित्य, मनोविज्ञान और इतिहास का अध्ययन नियमित रूप से करते रहे। मिर्जापुर मिशन स्कूल में कला के अध्यापक रहने के बाद शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के संपादक बनकर के काशी नगरी प्रचारणी सभा में आ गए। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक नियुक्त होते हैं। 1937 ईस्वी में वे विभागाध्यक्ष बनते हैं, और 3 वर्ष कार्य करने के उपरांत 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये शुक्ल जी का कुछ जीवन परिचय रहा, जो कि आपको मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी एक प्रकार से एक दूसरे के मतलब विरोधी आलोचक तो नहीं कह सकते, लेकिन जो शुक्ल जी ने छोड़ा उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहीं ना कहीं भी पकड़ने का प्रयास किया। यानी जो भी चीज़ें एक प्रकार शुक्ल जी ने लिखी हैं वो तो ठीक ठाक है ही, लेकिन एक प्रकार से जो शुक्ल जी ने छोड़ा चीज़ों को, हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको भी समेटने का काम करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके जूनियर थे शुक्ल जी के। निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताएं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गणना हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक और गवेषणात्मक के रूप में करी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम था पंडित अनमोल द्विवेदी, माताजी का नाम था श्रीमती ज्योतिकली देवी। बाल्यावस्था में इनका नाम था बैजनाथ दुबे। उनको हिंदी तथा संस्कृत भाषा और परिवार मतलब साहित्य के साथ बंगला भाषा का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त करते हैं ये। और ये खास करके शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। कविवर मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य क्षितिमोहन सेन, विधुशेखर शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रभाव ने उनकी साहित्यिक प्रतिभा को उत्कृष्टता प्रदान करी। कबींद्र रवींद्र के प्रभाव से जहाँ एक ओर उनकी कृतियों में मानवतावादी दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रभाव से रसवादी दृष्टि भी उनमें दिखाई पड़ती है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत कुछ सीखा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कभी कहीं कहीं पर उनके विचारों का खंडन भी यही करते हैं। यानी सीखा भी इन्हीं से और उनका खंडन भी कभी कभी कर देते हैं, ठीक है। और किसी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो चीज़ें लिखी उसका खंडन करने के लिए एक प्रकार से बहुत बड़े दिमाग की ज़रूरत थी, और वो दिमाग इनके पास था, ठीक है। तो आचार्य द्विवेदी जो थे उनको लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर बात की तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने D.Litt की उपाधि, भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि, इन सभी उपाधियों से इनको विभूषित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा के उपाध्यक्ष भी ये बने रहे। रुग्णता के कारण से 19 मई 1979 ईस्वी को उनका देहावसान हो जाता है। इस तरीके से हिंदी का एक तारा भी एक प्रकार से विदा ले लेता है। तो हिंदी के ऐसे नक्षत्र थे जिन्होंने हिंदी को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, ऐसे में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की भाषा पर बड़ा काम किया था, ठीक है।
आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो भाई निबंधकार थे ही, लेकिन हिंदी साहित्य के जो द्विवेदी युग जो कवि में पढ़ता है कविताओं के लेखन में सरस्वती पाठक का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं पढ़ता द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पढ़ता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के से बड़े थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। निबंधकार की दृष्टि से द्विवेदी जी का स्थान गौरवपूर्ण है, मतलब ठीक ठाक बहुत ज़्यादा है। द्विवेदी के निबंधों को 4 कोटि में विभक्त कर सकते। पहला, कुछ व्यक्ति व्यंजक निबंध लिखे इन्होंने, कुछ विचारात्मक निबंध हैं, कुछ समीक्षात्मक और कुछ गवेषणात्मक निबंध लिखे। सर्वाधिक ख्याति प्रशंसा इनको मिली है व्यक्ति व्यंजक निबंधों के कारण से। कहना असंगत ना होगा कि हिंदी के व्यक्ति व्यंजक निबंधों को विधिवत प्रतिष्ठित करते हुए हिंदी निबंध साहित्य को एक नई दिशा देने में द्विवेदी जी का सर्वाधिक योगदान रहा, इनके टक्कर का कोई नहीं है। उनके व्यक्ति व्यंजक निबंधों में अशोक के फूल, बसंत आ गया, सावधानी की आवश्यकता, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी, एक कुत्ता और एक मैना, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, 9 वर्ष आ गया, मेरी जन्मभूमि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू तथा कुटज, ये सब विशेष रचनाएं हैं जो कि एक प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये सब रचनाएं के माध्यम से इनको व्यक्ति व्यंजक निबंधों का एक प्रकार से अग्रगण्य माना जाता है और ये बड़े ही विद्वान आदमी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही फेमस है, कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। देखिए, और भी मॉडल पेपर इसके बाद में लाऊंगा जिसमें और भी ऐसे क्वेश्चंस को मैं रखूंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कुबेरनाथ राय भी बड़े अच्छे निबंधकार हैं। लेखक कुबेरनाथ राय के पास एक अपनी विशिष्ट पहचान वाली भाषा भी दिखलाई पड़ती है, जिसमें बहुत अधिक प्रभावशीलता तो नहीं है, किंतु जिसकी गंभीरता को सामान्य पाठक सहज ही लक्षित कर सकता है, यानी कि एक पाठक अच्छे तरीके से उसको समझ सकता है, जान सकता है इनकी भाषा को। ऊपर से देखने में उनकी भाषा उबड़ खाबड़ आपको दिखाई देगी, परंतु गहराई से अगर आप जाएंगे तो ये ज्ञात होता है, यानी पता चलता है कि यह बड़ी सावधानी से गढ़ी गई भाषा है, जिसमें विभिन्न विभिन्न विधाओं की तकनीकी और परिभाषिक शब्दावलियों का, शास्त्रीय शब्दावलियों के प्रयोग से साथ संस्कृत निष्ठा का प्रबल आग्रह भी इनमें आपको दिखाई पड़ेगा। किंतु आंचलिकता उसकी सबसे प्रमुख विशेषता, आंचलिकता मतलब कि जो गंवई भाषा है उसका भी प्रयोग इन्होंने किया है। भाषा के स्तर पर शास्त्र और लोक जीवन का ऐसा समन्वय आपको और कहीं नहीं दिखेगा, यानी कि जो शास्त्र उक्तियां हैं, एक तरफ तो प्रभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग भी करते हैं, दूसरी तरफ लोक जीवन की शब्दावलियां हैं जो आम बोलचाल की भाषा में लोग करते हैं, उन दोनों का तालमेल बैठा करके भाषा को गढ़ते हैं। विचार और भाव, तर्क और आस्था, वैज्ञानिकता और पौराणिकता दोनों का समन्वय जैसे उसके व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष होता है, यानी जिस तरीके से इन्होंने तर्क और आस्था दोनों को सहारा दिया, विचार और भाव दोनों को एक प्रकार से तवज्जो दिया, वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता दोनों को एक प्रकार से साथ में रह करके इन सभी का तालमेल बैठा करके तब अपनी भाषा को गढ़ा, उसके व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष होता है कि उसी प्रकार उसकी भाषा भी मिली जुली है। लोक भाषा के शब्दों और मुहावरों की बहुत अच्छी पकड़ रखते हुए शास्त्रीय भाषा का सौंदर्य उनके निबंधों में देखा जा सकता है, यानी इनके निबंधों में लोक भाषा का भी प्रयोग है और शास्त्रीय भाषा का भी प्रयोग है। शास्त्रीय भाषा मतलब कि जो एकदम से जबरदस्त भाषा, संस्कृतिष्ठ भाषा होती है जिसकी परिभाषा दी जा सकती है, ठीक है, और लोक भाषा जो आम जनमानस की भाषा है, देशज शब्द, वो सभी का भी प्रयोग इनमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। अगर मान लेते हैं इसका आपको PDF प्राप्त करना है इसका, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट का PDF वगैरह प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको SMS करना पड़ेगा 91 61 93 60 62 पर, और तुरंत आप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए व्यवस्थित तैयारी करने के लिए चीज़ें व्यवस्थित कर दी गई हैं। कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के फटाफट से भेजिए। जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। और आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने हैं, और इसी में आपको एक प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी की जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होती, जो क्लास यूट्यूब पर नहीं भी हुई है वो भी क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यानी एक प्रकार से बहुत सारी क्लासेस प्राइवेट फॉर्म में आपको मिलेंगी, जो कि आपको केवल जब आप कोर्स लेंगे, ग्रुप में जुड़ेंगे तभी आपको दिखेंगी। सभी के वीडियो लेक्चर और इसके अलावा PDF नोट्स आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें आपको मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है। MCQs आपकी परीक्षा हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही है, दोनों टाइप का एक प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया है। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के हो, बहुविकल्पीय, सभी के लिए व्यवस्थित कर दिया गया। तो आप फटाफट जुड़ जाइएगा, सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपकी करवाई जाती रही है। तो SMS करें 91 93 60 62 पर, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लेकर के भेजिए और फटाफट से जुड़ जाइए ग्रुप से, ठीक है। चले भाई, और यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले सोशियोलॉजी का एक प्रकार से लेक्चर मैंने कल या परसों दिया था, आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा।
ठीक है, सॉरी साइकोलॉजी का, जिसमें कल ही मैंने इसको पढ़ाया साइकोलॉजी आपको। साइकोलॉजी में हमने सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया, जिसमें हमने मेजर माइनर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझाया है। इसका एक प्रकार से यूनिट 1 से लेकर के 8 तक पार्ट 1 अभी ये हुआ है, पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा। ये बात ध्यान रखें, 1-1.5 घंटे में पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था और ऐसे एक घंटे में लगभग पार्ट 2 आपका कंप्लीट होगा, जिसमें 3 इकाई मैंने इसमें चर्चा करी थी। 3 इकाई की जो बनने वाले प्रश्न थे और बाकी की जो 5 इकाई हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी साइकोलॉजी की आएगी। तो सभी लोग एक प्रकार जुड़ करके आप इन चीज़ों को पढ़ें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपने प्यार दुलार बनाए रखेंगे तो सभी सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर PDF नोट्स मिलेगा, तो आप सभी लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आपकी परीक्षा समय पर आपके अच्छे नंबर आ जाए और आप अच्छा कर पाएँ। धन्यवाद।